बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग गांव के रहने वाले थे। गांव में जरिए मुआश ना होने के बराबर था। लोग खेती बाड़ी करके अपना और अपने बच्चों का गुजर बसर किया करते थे, मगर गांव के आम लोगों के पास जितनी ज़मीन उनके हिस्से में थी, उस ज़मीन से लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि गांव की आधी से ज़्यादा ज़मीन पर गांव के चौधरियों और वडेरों का कब्जा था। वो इस ज़मीन पर गांव के किसानों से बहुत ही कम तनख्वाह पर खेती बाड़ी करवाया करते थे, क्योंकि गांव में आधे से ज़्यादा लोगों के पास इतना सरमाया नहीं था कि वो कोई ज़मीन खरीद कर उस पर खेती बाड़ी करके अपना घर चला सके। इसीलिए वो गांव के चौधरियों और वडेरों की ज़मीनों पर काम करने पर मजबूर थे। मैं भी गांव के एक ऐसे ही घराने से ताल्लुक़ रखता था जिसके पास अपनी ज़मीन खेती बाड़ी करने के लिए मौजूद नहीं थी। मैं गांव के वडेरों की ज़मीन पर काम किया करता था, मगर वो जान तोड़ मेहनत के बाद चंद रुपये ही हाथ में पकड़ाता था। मैं अब अपनी गुर्बत से तंग आ गया था। मैंने अपनी गुर्बत को मिटाने के लिए शहर जाने का सोचा। शहर जाना इस कदर आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। पहली बात तो ये कि शहर में कोई मेरा जानने वाला दूर दूर तक मौजूद नहीं था, और दूसरी बात यह कि मेरे हाथ में कोई हुनर भी मौजूद नहीं था जिसकी बदौलत मुझे शहर में नौकरी मिल सके। मगर मैं फिर भी शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। लेकिन गांव के वडेरों के तसल्लुत से निकलना इस कदर आसान हरगिज नहीं था। आखिरकार मेहनत, कोशिश और जिद्दोजहद करके गांव के वडेरों के तसल्लुत से निकलकर मैं शहर आ गया। शहर आते साथ ही मुझे रिहाइश का मसाला दरपेश आया। इसका हल मैंने यूं निकाला कि दिन रात मजदूरी की तलाश में फिरता और रात होते ही किसी खाली इमारत के नीचे अपना डेरा डाल लेता। इस तरह से कुछ दिन परेशानी में गुजर गए और मुझे कहीं भी कोई मजदूरी न मिली। जिसके पास जाता वो महंगाई का रोना रोता और मैं अपना समूह लेकर खामोश हो जाता। जब दर दर फिर कर भी मुझे नौकरी न मिली तो मैं वापस जाने पर मजबूर हो गया। जिस दिन मैं वापस अपने गांव जा रहा था, उसी दिन मुझे एक इमारत में ईंटें उठाने की मजदूरी मिल गई। मैंने ये काम भी बहुत खुशी से कबूल किया, क्योंकि गांव जाकर वेडरों के जूते खाने से तो अच्छा था कि मैं शहर में ही रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेता। कई दिन मुझे इस इमारत में काम करते गुजर गए। मैं अब इसी इमारत के नीचे सोने लगा था, मगर मैं एक तरह से इस जिंदगी से भी तंग आने लगा था। ठेकेदार भी बहुत कम मजदूरी दिया करता था, जिससे मेरा इतने बड़े शहर में गुजारा मुमकिन नहीं था। मैं अपनी आमदनी बढ़ाने का कोई जरिया ढूंढ ही रहा था कि उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात हशमत नामी एक आदमी से हुई। जल्द ही काम के सिलसिले में ये मुलाकातें दोस्ती में बदलने लगीं और अब मैं बिला झिझक उसके घर भी जाने लगा था। हशमत ठेकेदारी का काम करता था, मगर उसका काम भी इतना नहीं चलता था। लेकिन जिस हिसाब से उसके ठाट बाट थे, वाजे होता था कि वो बहुत पैसे वाला है। लेकिन उसके पास पैसे आने का जरिया मुझे मालूम नहीं था। उसके ठाट बाट और अमीरी देखकर मेरे दिल में तजस्सुस बढ़ता जा रहा था कि इसके पास इस कदर पैसा कैसे आ सकता है। एक वजह यह भी थी मेरी उससे दोस्ती करने की कि वो मुझे भी अपने साथ अपने कारोबार में शामिल कर ले, ताकि मैं भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकूं। मगर उसने अभी तक मुझे अपने कारोबार के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं दी थी, सिवाय इसके कि वो ठेकेदार है और मज़दूरों को अपने साथ काम करने के लिए शामिल करता है। मगर उसकी तवज्जो ठेकेदारी के काम की तरफ नहीं थी, और इसी बात ने मुझे तजस्सुस में मुब्तला कर रखा था। आखिरकार एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया कि वो ऐसा क्या काम करता है जिसकी बदौलत वो इतनी ऐशो इशरत से भरी जिंदगी बसर कर रहा है। तो उसने मुझे जो काम बताया, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए और मेरे माथे पर पसीना नमूदार हो गया। उसने मुझे बताया कि वो लड़कियों और औरतों को नौकरी दिलवाने के बहाने कोठे में लाकर फरोख्त कर देता है, जिसकी वजह से उस पर पैसा बारिश की तरह बरस रहा है। ये बात सुनकर मैं हैरत में डूब गया और सोचने लगा कि इस काम में इस कदर पैसा है। वो अपनी जिंदगी इतनी आराम से गुजार रहा है। उसने मुझे भी अपने साथ शामिल होने की पेशकश की। उसकी ये पेशकश सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गया और हवन्नकों की मानिंद उसकी शक्ल देखने लगा। अभी मैं इस बात को ही हजम नहीं कर पाया था कि वो ये गैर कानूनी काम करता है। ऊपर से उसने मुझे भी अपने साथ शामिल होने की पेशकश कर दी थी, तो मेरा परेशान होना तो बनता ही था। मैंने उससे सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा। मैं भी अपनी गुर्बत से तंग था। मुझे अपना घर चलाने के लिए भी खर्चा भेजना होता था। गांव में मेरी बीवी बच्चे मेरे पैसे भेजने का इंतजार कर रहे थे, और यहाँ मैं अपने हालात से जंग लड़ रहा था। इसी कश्मकश में सोचते सोचते पूरी रात गुजर गई, और अगले दिन मैं बोझल दिल के साथ काम पर रवाना हो गया। पूरा दिन भी दोस्त की उसी बात के बारे में सोचता हुआ गुजरा। रात के वक्त मेरी उससे मुलाकात हुई तो उसने मेरे फैसले के मुताबिक मुझसे पूछा। मैंने बगैर सोचे समझे उसके साथ इस काम में शामिल होने की हामी भर ली। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ।
अगले दिन वो मुझे अपने साथ एक कोठे पर ले गया। दिन का वक्त था। पूरे कोठे पर सन्नाटा छाया हुआ था। आधे से ज्यादा लोग रात भर की शब बेदारी के बाद ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे। हशमत ने ले जाकर मुझे उस कोठे की मालकिन से मिलवाया, जो लड़कियां खरीदने का काम किया करती थी। उसने ऊपर से नीचे तक मेरा बगौर जायजा लिया और हशमत से पूछा कि क्या मैं ये काम कर सकता हूं। तो हशमत ने फौरन हामी भर ली और उस औरत को मेरी जमानत भी दी कि मैं उसके साथ ही ये काम करने में शामिल हूं। तो उस औरत ने मुझे कहा, इसे लड़कियों की ज़रूरत है तो मैं इसके लिए चंद लड़कियों का इंतज़ाम कर दूं। मैंने इस बात पर हामी भर ली और हशमत के साथ ही वहां से उठकर आ गया। जब हम हशमत के घर पहुंचे तो हशमत ने ही मुझे मशवरा दिया कि मैं गांव की लड़कियों को अच्छी नौकरी का झांसा देकर शहर लेकर आऊं और यहां बेच दूं, क्योंकि वो भी इसी तरह का काम किया करता था। तो मैंने भी उसकी इस बात से इत्तेफाक किया। उसने मुझे एक गांव का पता दिया जो शहर से ज़्यादा दूर नहीं था। उसने मुझे पता देकर उस गांव की जानिब रवाना कर दिया। हशमत एक मुनज़्ज़म गिरोह के साथ काम कर रहा था। इसका मुझे अब अंदाज़ा हुआ, क्योंकि उस गांव में ऐसे कई आदमी मौजूद थे और वहां वो पूरा गिरोह काम कर रहा था। सिर्फ उस गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के गांव और इलाके में भी वो गिरोह बहुत सरगर्म था और अपना काम बखूबी और उम्दगी से अंजाम दे रहा था। मैंने अपने ठेकेदार से बात करके चंद दिन की छुट्टी की बात की। ठेकेदार मुझे छुट्टी देने पर बहुत पसुपेश कर रहा था, तो मजबूरन मुझे वो नौकरी छोड़नी पड़ी और सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं गांव की जानिब रवाना हो गया। रास्ते भर मेरा ज़मीर मुझे कचूके लगाता रहा और मेरे अंदर से चीख चीख कर ये आवाज़ आती रही कि मैं ये काम गलत कर रहा हूं, मगर मैं अपने ज़मीर को थपक थपक कर सुलाता रहा। रास्ते भर में कश्मकश की कैफियत में मुब्तला रहा। जब उस गांव में पहुंचा तो शाम का वक्त हो रहा था। बस से उतरकर मैंने अतराफ में निगाह दौड़ाई तो मलजगा सा अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। मुझे अपना वजूद भी उसी अंधेरे का हिस्सा मालूम हुआ। मैं मरे हुए कदमों से बस स्टैंड से निकलकर गांव जाने वाली सड़क पर रवाना हो गया। उस गांव की तरफ कदम उठाते हुए मेरे कदम मन मन भर के हो रहे थे और दिल पर बोझ बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में मुझे दूर खेतों में डूबता सूरज भी आग का गोला मालूम हो रहा था। मैं बुझे दिल के साथ आसपास नजरें दौड़ाते हुए अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहा था। इसी असना में मुझे एक तांगे वाला अपनी जानिब आता दिखाई दिया। मैंने उसे रोककर गांव जाने वाली सड़क पर चलने को कहा और खामोशी से किराया तय करके उसके साथ बैठ गया। रास्ता भर मैं बिल्कुल खामोश रहा, कुछ न बोला। तो उसने खुद ही मुझे अपनी ज़िंदगी की रोदात सुनानी शुरू कर दी, जिसमें उसने सबसे पहले अपनी गरीबी और तंगदस्ती का जिक्र किया। और मैं सोच में पड़ गया कि मैं भी तो गरीबी और तंगदस्ती से मजबूर होकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। और साथ ही उसने मुझे अपना मेहमान बनाने की भी पेशकश कर दी, क्योंकि शहर से आए हुए लोगों से उनको एक आसरा होता है। क्योंकि शहर से आए हुए लोगों से उनको एक आसरा ये होता था कि वो लोग वापस जाते हुए कुछ पैसे उनको दे जाते थे। यही वजह थी कि वो मेरे साथ इस कदर खुश अखलाकी से पेश आ रहा था। मगर मैंने सहूलत से माजरत कर ली तो वो खामोश हो गया। लेकिन कुछ देर बाद मजीद बोलना शुरू कर दिया कि हमारे गांव में कुछ लोग आए हैं जो औरतों को शहर में ले जाकर नौकरियां दे रहे हैं। ये सुनकर मेरे कान खड़े हो गए, मगर मैं कुछ नहीं बोला। उसने मजीद बताया कि उसकी बेटी ने भी शहर में नौकरी करने के लिए दरख्वास्त जमा करवाई है। उसकी बेटी मैट्रिक पास थी। ये बताते हुए उसके चेहरे पर बहुत फ़ख्र था और इसी फ़ख्र ने मुझे उससे नज़रें चुराने पर मजबूर कर दिया था। मैं अपनी मंजिल पर पहुंचकर उस तांगे से उतर गया। एक पल के लिए मेरा जी चाहा कि उसे इनकार कर दूं कि वो अपनी बेटी को नौकरी के लिए शहर ना भेजे, मगर मैं कुछ नहीं बोल पाया और उसका शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ गया। मेरी उस गिरोह के आदमियों से मुलाकात हुई और उन लोगों ने मुझे आगे के सारे लाए अमल के बारे में बताया। चंद दिन तक हम वहां अपना काम करते रहे, मगर गांव की औरतों को शहर में नौकरी के लिए रजामंद करना आसान काम हरगिज नहीं था। चंद दिन बाद मैं उस गांव से रुखसत हो रहा था तो उस वक्त मेरे साथ 4 लड़कियां थीं जो शहर में नौकरी करने की गर्ज से मेरे साथ जाने पर रजामंद हो गई थीं। उन सब की उम्रें तकरीबन 20-25 साल के लगभग थी, मगर पहली बार शहर जाते हुए वो लोग बेहद घबराई हुई महसूस हो रही थी। मैं उन्हें अपने साथ लेकर जब शहर पहुंचा तो मैंने हशमत को कॉल करके बताया कि मैं 4 लड़कियों को लेकर शहर पहुंचा हूं। उसने मुझे उन लड़कियों को लेकर सीधा कोठे पर पहुंचने को कहा। मेरे दिल पर अजीब सा बोझ बढ़ता ही चला जा रहा था, मगर पैसे की चमक मुझे कोठे की जानिब मुसलसल खींच रही थी। मैं आज यही सोचकर बेहद खुश हो रहा था कि मैं अब अपने घर पैसे भेज सकूंगा। मैंने उन लड़कियों को यही बताया कि हम लोग सीधे काम करने की जगह पर पहुंच रहे हैं।
ये सुनकर वो लोग मजीद खुश हो गए कि शहर आते ही उन्हें काम मिल गया है, मगर वो लोग उस वक्त आगे आने वाले हालात से बेखबर थी। उन लड़कियों में से एक उस तांगे वाले की बेटी भी शामिल थी। जब मैं उन चारों लड़कियों को लेकर कोठे पर पहुंचा तो रात का वक्त हो गया था और कोठे में जैसे दिन निकल आया था। जब हम लोग कोठे में दाखिल हुए तो उन लड़कियों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा था, मगर मुझसे कुछ न बोली थी। बस फटी फटी निगाहों से अपना अतराफ में देख रही थी, जहां लड़कियां और औरतें नीम बरहाना कपड़े पहनकर आने वाले गाहक मर्दों को अपनी जानिब मतवज्जा करने और रिझाने की कोशिश कर रही थी। जब मैं उस कोठे की मालकिन के पास उन चारों लड़कियों को लेकर पहुंचा तो हशमत वहां पहले से मौजूद था। उन चारों लड़कियों को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई और आगे बढ़कर उसने पहली बार में ही अच्छी तरह से काम करने पर मुझे शाबाशी दी। कोठी की मालकिन भी खुश हो गई, उन लड़कियों की तरफ देख रही थी। वो लड़कियां घबरा घबरा कर एक दूसरे की तरफ देख रही थी। वो लोग समझ चुकी थी कि उनके साथ बहुत बुरा हो चुका है और उनको नौकरी का झांसा देकर शहर में लाकर बेच दिया गया है। मैं जब कोठी की मालकिन से पैसों की गड्डी लेकर वहां से निकल रहा था तो पीछे से मुझे उन लड़कियों की चीखों पुकार की आवाज़ें सुनाई दी थी, मगर हरे रंग की नोटों की गड्डी ने जैसे मेरा ज़मीर मुकम्मल तौर पर सुला दिया था और मैं उनकी आहू बका की कोई परवाह किए बगैर वहां से निकलता चला गया। अब मैं इस काम में आहिस्ता आहिस्ता मचता चला जा रहा था और मुख्तलिफ गाँव और दूर दराज के इलाकों से कई लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर शहर में लाकर उसी कोठे की मालकिन के हाथों फरोख्त कर चुका था। उस कोठे की मालकिन भी मुझसे बेहद खुश थी कि मैं हर बार ये अच्छा माल लेकर उसके कोठे पर पहुंचता था। पैसों की चमक ने मेरी आंखों के साथ मेरे कानों को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था। कोठे पर फरोख्त की गई लड़कियों की आहू बका और चीखों पुकार का अब मुझ पर कोई असर नहीं होता था। मैं अब बेहिस बन चुका था। मुझे अब सिर्फ पैसे से मतलब था, जो मैं अब बेतहाशा कमा रहा था। मेरा ज़मीर भी अब मुझे मलामत नहीं करता था और न ही कचूके लगाता था। मैं मुकम्मल तौर पर बेहिस बन चुका था, बल्कि मैं हर वक्त किसी नए शिकार की तलाश में भी रहने लगा था कि किस तरह से नए शिकार को फरोख्त करके पैसे खड़े किए जाएं। ये काम करते हुए मुझे काफ़ी अरसा हो चुका था और मैं अब तक एक बार भी अपने घर नहीं गया था। मैंने हशमत से अपने गांव जाने की बात की तो उसने मुझे बखुशी इजाज़त दे दी और साथ ही ये भी कहा कि मैं अपने गांव में भी शिकार तलाश करूं, जिस पर मैंने खबासत से हंसकर सर हिला दिया। मैं बहुत सालों बाद गांव की तरफ जा रहा था। पैसे तो मैं हर महीने बाकायदगी से भेजता रहता था, मगर गांव अब जा रहा था। शहर से गांव पहुंचा तो बीवी बच्चों ने मेरा बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। मैं भी उनके दरमियान जाकर खुश था। मेरे बच्चे भी अब काफ़ी बड़े हो चुके थे और घर की हालत देखकर मैं बेहद खुश था। घर में रंगो रोगन हो चुका था और घर में ज़ेरे इस्तेमाल कई सामान भी बदला जा चुका था और ये सब उन पैसों की बदौलत था जो मैं शहर जाकर भेजता रहा था। वरना एक वक्त वो भी था जब हमें खाने के लाले पड़े हुए थे और कोई पूछने वाला नहीं था। मेरा बेटा भी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। उसने भी मेरे साथ शहर चलकर काम करने की जिद की, मगर मैंने उसे डांट कर खामोश करवा दिया। इसी असना में मेरी नज़र अपनी बीवी की बहन पर पड़ी, जो बचपन से ही हमारे साथ रहती थी। उसने भी काफ़ी कद काट निकाल लिया था। मैंने उसकी तरफ बगौर देखा तो वो मुझे पहले के मुकाबले में बड़ी महसूस हुई। मेरी बीवी के माँ बाप का इंतकाल हो चुका था और उसकी ये बहन शुरू से ही हमारे साथ रहती थी, मगर उसका दिमाग कुछ हद तक कमज़ोर था। उसके अंदर बहुत बचपना था। उसका दिमाग उसकी उम्र से कुछ हद तक पीछे रह गया था। इसी वजह से वो दिमागी तौर पर थोड़ी सी कमज़ोर थी। उसे देखते ही मेरे जहन में एक झमाका हुआ, मगर मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। कुछ दिन मैं गांव में रहा और अब मेरे पास पैसे भी ख़त्म होने लगे थे। वो कहते हैं ना, हराम के पैसों में बरकत नहीं होती। वही सब मेरे साथ हो रहा था। अब मुझे जल्द अज जल्द नया शिकार तलाश करना था और सबसे आसान शिकार मुझे अपनी साली की सूरत में नज़र आ रहा था। वो देखने में बेहद खूबसूरत थी। कोई पहली नज़र में देखकर बता नहीं सकता था कि वो दिमागी तौर पर कमज़ोर है। मेरे शैतानी दिमाग ने इसी नहज पर सोचना शुरू कर दिया था। वो कई सालों से हम पर बोझ बनी हुई थी। पहले ही घर के खर्चे क्या कम थे कि मैं मजीद उसका खर्चा भी उठाता। तो मैंने अपने दिल में फैसला करते हुए बीवी से बात करने का फैसला किया। मेरे लिए अपनी बीवी को शीशे में उतारना बेहद आसान काम था, क्योंकि वह आम सी घरेलू औरत थी। उसे बाहर की दुनिया की कुछ खबर नहीं थी। मैंने उससे कहा कि शहर में उसकी बहन के इलाज के लिए बहुत बड़े बड़े दिमागी अस्पताल मौजूद हैं, जहां बहुत ही अच्छे और काबिल डॉक्टर ऐसे लोगों का इलाज करते हैं। और साथ ही मैंने ये झूठ भी गढ़ा कि मैंने कई लोगों को उन अस्पतालों से ठीक होकर आते हुए देखा है। ये सुनकर मेरी बीवी सोच में पड़ गई।
क्योंकि अक्सर मैंने उसे अपनी बहन को लेकर परेशान होते देखा था। उसकी बहन जवान हो गई थी और उसकी दिमागी कमजोरी उसके रिश्तों के मामले में रुकावट थी। मैंने साथ में उससे ये भी कहा कि उसकी बहन थोड़ा बहुत शहर में घूमेगी तो क्या पता इसकी सेहत पर अच्छा असर पड़े। और मेरी बीवी बिना सोचे समझे मुझ पर अंधा एतमाद करते हुए अपनी बहन को मेरे साथ भेजने पर राजी हो गई। ये काम इस कदर आसान साबित होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। चंद दिन बाद मैं अपनी साली को अपने साथ लेकर शहर की जानिब रवाना होने लगा। मेरी बीवी अपने बहन को जाते देखकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसने अपनी बहन को अपनी औलाद की तरह ही पाला था। बचपन से ही वो उसकी एक माँ की तरह देखभाल कर रही थी और कभी कभी तो मेरी बीवी अपने बच्चों से ज्यादा अपनी बहन का ख्याल रखती थी। उसकी हर जरूरत उसके बोलने से पहले ही पूरी कर दिया करती थी। अगर उसे जरा सी भी भनक लग जाती कि मैं उसकी बहन को बेचने के लिए शहर लेकर जा रहा हूं तो वो कभी भी अपनी बहन को मेरे हवाले न करती। कुछ देर बाद मैं अपनी साली को लेकर बस में सवार हो गया। बस में बैठकर रास्ते भर वो खेत खलियां देखकर खुश होती रही और साथ ही साथ मुझसे बेतहाशा सवालात भी करती रही, मगर मैं उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसके सवालात मेरे सर में दर्द पैदा कर रहे थे और मैं जल्द अज जल्द इस मुसीबत से जान छुड़वाना चाहता था। बस मैं ये चाहता था कि मेरी साली किसी भी तरह से हमारी जिंदगी से दूर चली जाए और मेरी इस मुसीबत से जान छूटे। शाम तक हमारी बस शहर पहुंच चुकी थी। बस स्टैंड पर उतरकर मैं उसे लेकर हशमत के घर की तरफ रवाना हो गया। उसने मेरे साथ एक लड़की को आता देखा तो वो ये समझा कि मैं किसी को नौकरी का झांसा देकर लाया हूं, मगर जब मैंने उसे बताया कि मैं अपनी ही साली को बेचने के लिए लाया हूं तो वो हक्का बक्का मेरी शक्ल देखने लगा। जब मैंने उसे मजीद बताया कि वो दिमागी तौर पर थोड़ी कमजोर है तो उसने मुझे ये काम करने से मना किया, मगर उस वक्त मुझ पर पैसे का भूत सवार था। तो हशमत ने भी मेरी बात मान ली और हम दोनों उसे लेकर कोठे की जानिब रवाना हो गए। कोठे पर पहुंचकर जब मैंने कोठे की मालकिन के सामने अपनी साली को पेश किया तो वो भी उसकी खूबसूरती देखकर मुतासिर हुई, मगर जब मैंने उसे ये बताया कि ये दिमागी तौर पर थोड़ी कमज़ोर है तो उसके माथे पर बल पड़ गए और उसने मेरी साली को खरीदने से इनकार कर दिया। मैंने कोठी की मालकिन की बहुत मिन्नत समझत की। आखिरकार वो इस बात पर राजी हो गई कि वो उसे कुछ दिन यहाँ रखकर देखेगी, उसके बाद ही वो मुझे पैसे अदा करेगी। इस बात पर भी मैंने हामी भर ली और अपनी साली को कोठी की मालकिन के हवाले करके आ गया। मुझे वापस जाता देखकर उसने भी मेरे साथ जाने की जिद की और बुलंद आवाज से रोने लगी तो उस कोठी की मालकिन ने उसे कमरे में बंद कर दिया। मैं उसे छोड़कर वहां से निकलकर हशमत के साथ उसके घर ही आ गया। अब अगला मरहला अपनी बीवी को इस बात से आगाह करना था कि उसकी बहन गुम हो चुकी है, मगर इस बात का हौसला मैं खुद में नहीं पा रहा था। आखिरकार मैंने अपनी बीवी को फ़ोन करके बताया कि जब मैं बस स्टैंड पर सवारी ढूंढने के लिए आगे बढ़ा तो पीछे से उसकी बहन न जाने कहाँ चली गई है और जब से मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर मेरे घर में सफ़े मातम बिछ गई और रोना धोना शुरू हो गया। ये खबर सुनकर घर में जैसे सब लोग पागल हो गए थे। एक जवान लड़की इतने बड़े शहर में गायब हो गई थी, ये कोई छोटी बात हरगिज नहीं थी। घर में हर तरफ तूफान मचा हुआ था। मैंने अपनी बीवी से उसकी बहन को ढूंढने का वादा करके फ़ोन बंद कर दिया और सुकून से सोने के लिए लेट गया, मगर वहां जैसे मेरी बीवी को एक पल के लिए भी चैन नसीब नहीं हो रहा था। वो बुरी तरह से अपनी बहन के लिए तड़प रही थी और मैं अपने हाथों से ये सब कुछ करके सारा तमाशा देख रहा था। अगले 2 दिन तक घर से हर 2 मिनट बाद फ़ोन आते रहे और मेरी साली के बारे में पूछते रहे। मैं घर वालों को जवाब दे देकर तंग आ गया था और उनसे यही कह रहा था कि मैं उसे ढूंढने की कोशिशों में लगा हुआ हूं, मगर वो नहीं मिल रही। लेकिन घर से फ़ोन आने बंद ही नहीं हो रहे थे, तो मैंने इसका ये हल निकाला कि मैंने उन लोगों के फ़ोन उठाने ही बंद कर दिए। 2 दिन इसी इंतज़ार में गुजर गए कि कोठी की मालकिन मुझे खुद फ़ोन करके पैसे देने के लिए बुलाएगी, मगर जब उसका फ़ोन नहीं आया तो मैंने खुद कोठे पर जाकर पैसे वसूल करने की ठानी और हशमत को लेकर मैं कोठी की जानिब रवाना हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी साली ने ऐसी कोई हरकत न कर दी हो जिससे वो गुस्से में आ जाए और मुझे मेरे पैसे देने से इनकार कर दे। इसीलिए मैं जल्द अज जल्द अपने पैसे खड़े करना चाहता था। जैसे ही मैं पैसे लेने के लिए कोठे पर पहुंचा तो वहां सब मुझे देखकर घबरा गए। मैं हैरान होता आगे बढ़ा तो मुझ पर एक क़यामत टूट पड़ी और मैं साकत कदमों से वहीं खड़ा रह गया। मुझ में अपनी जगह से हिलने की भी ताकत बाकी न रही थी और मैं फटी फटी नज़रों से सामने का मंजर देख रहा था। मेरे सामने मेरा बड़ा बेटा खड़ा था। मैं उसे यहाँ कोठे पर देखकर हैरान रह गया। मेरे बेटे से होते हुए मेरी नज़र सामने सोफे पर गई तो मेरी साली के साथ मेरी बीवी भी सोफे पर बैठी हुई थी। ये मंजर देखकर मेरे कदमों में रही सही जान भी निकल गई। उसके पास कई पुलिस वाले भी खड़े थे
और साथ ही मेरी बीवी के मामू भी खड़े थे। मेरी बीवी के दूर के मामू यहाँ शहर में ही वकील के फराइज सर अंजाम देते थे। मैं अब सब तरफ से घेरा जा चुका था। मेरी बीवी और बेटी की आंखों में मेरे लिए नफरत थी, जिसकी मैं ताब नहीं ला पा रहा था, और मैं सर झुकाए मुजरिमों की तरह खड़ा था। मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं सर उठाकर उन लोगों की जानिब देख भी सकूं। 2 दिन से मेरी बीवी और बेटा मुझे मुसलसल फ़ोन कर रहे थे, मगर मैं उनके फ़ोन का जवाब नहीं दे रहा था, और मैं उस वक्त को पछताने लगा कि मैं क्यों उन लोगों के फ़ोन का जवाब नहीं दे रहा था। कम अज़ कम आज मुझे अपने घर वालों के सामने शर्मिंदगी का सामना तो नहीं करना पड़ता। मेरा बस नहीं चल रहा था कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैं बस नज़रें झुकाए अपनी जगह खड़ा था। मेरा बेटा सामने खड़ा मुझे सुर्ख आंखों से घूर रहा था, और मेरी बीवी सामने बैठी मुझे शिकवा कुना निगाहों से देख रही थी। मुझे देखते ही देखते मेरी साली ने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया, और वहाँ सबको बताना शुरू कर दिया कि मैंने ही उसको वहाँ लाकर छोड़ा है। उसका दिमाग बस मामूली हद तक कमज़ोर था, इस कदर भी कमज़ोर नहीं था कि वो मेरे किए का किसी को बता ना सके। मैं मज़ीद अपनी जगह गड़ गया। मैं जाकर अपनी साली के कदमों में गिर गया और उससे अपने किए की माफ़ी मांगी, मगर वो डरकर मज़ीद अपनी बहन के पीछे छुप गई, और मेरी बीवी ने मुझे काट खाने वाली नज़रों से घूरा। मेरी बीवी के दूर के मामू ने आगे बढ़कर मुझे एक थप्पड़ रसीद किया, क्योंकि कोठी की मालकिन पहले ही सब कुछ पुलिस को देखकर उगल चुकी थी। यही वजह थी कि वहां मेरे पहुंचने से पहले ही मेरे करतूत सबको मालूम हो गए थे। वो पैदर पे मुझे थप्पड़ रसीद कर रहे थे, और मैं खामोशी के साथ उनसे मार खाए जा रहा था। मुझे अब जाकर अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मैंने क्यों इस तरह का गलीज़ और गंदा काम किया, जिसकी वजह से आज मैं सबकी नज़रों में गिर चुका हूँ। कोठी की मालकिन उनको सारी बातें बता चुकी थी। मैं जाने कितनी ही लड़कियों को वहां धोखे से लाकर कोठे पर बेच चुका था। मेरी बीवी के मामू ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया, और पुलिस ने मुझे और हशमत को गिरफ्तार कर लिया। मैंने लाख दुहाइयाँ दी, मगर मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। मेरी बीवी और बेटा भी खामोश खड़े मुझे गिरफ्तार होते देख रहे थे। पुलिस मुझे धक्के देकर पुलिस वैन में बिठा रही थी, और इस बार मेरी चीखों पुकार का किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था। शायद मकाफाते अमल इसी को कहते हैं जो मेरे साथ हो रहा था। एक वक्त था जब मैं किसी के आहू बका और चीखों पुकार का कोई ध्यान नहीं देता था। आज मेरे साथ भी यही सब हो रहा था। वक्त अपने आप को दोहरा रहा था, और मेरे दर्द सुनने वाला कोई मौजूद नहीं था। पुलिस ने मुझे जेल में बंद कर दिया, और कुछ अरसे के लिए मुझे सज़ा हो गई, मगर हशमत के ताल्लुकात की बदौलत हम दोनों जल्द ही जेल से छूट गए। लेकिन जेल में जैसे कठिन दिन रात गुजरे थे, वो वक्त मैं कभी नहीं भूल सकता था। एक एक लम्हा मेरी अजियत में गुजरा था, और अपने किए पर पछतावा वो मुझे अलग था। अब मुझे रह रहकर इसी बात पर पछतावा हो रहा था कि मैंने क्यों ऐसे काम में हाथ डाला, और मेरी बदौलत कितनी ही लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। उन लड़कियों की बद्दुआएं मुझे कभी चैन और सुकून लेने भी देंगी या नहीं, यही बात मुझे हर वक्त बेचैन रखती थी। जेल से छूटने के बाद मैंने कई दिनों तक अपने ही घर जाने की हिम्मत न कर सका, और आखिरकार जब मैंने हिम्मत करके अपने घर की जानिब रवाना होने का फैसला किया, तो मुझ में किसी से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं थी। मैं अपने घर के दरवाजे के बाहर पहुंचा तो दिल जैसे बंद होने लगा। मैं घर में दाखिल हुआ और सबसे अपने किए की माफ़ी मांगी, मगर कोई भी मेरी बात सुनने पर राजी नहीं था। मैंने सबको बेहद यकीन दिलाया कि मैं दिल से अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, मगर किसी ने भी मेरी कोई बात नहीं मानी। मेरे अपने ही बच्चे मुझे अजनबी नज़रों से घूर रहे थे। 2 दिन मैं अपने ही घर में अजनबियों की मानंद रहा। उसके बाद मैं दोबारा शहर आ गया, और आज तक पलटकर अपने घर नहीं गया। शायद मेरे लिए यही सज़ा लिखी हुई थी कि मैं अपने ही बच्चों के चेहरे देखने के लिए तरस जाऊं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।